कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मास जो है वो ट्रांसलेशनल इनर्शिया है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जैसे 2 kg है और 10 kg है, तो 10 kg अगर हमें मास पता चलेगा तो वहां से हमें ये समझ में आएगा कि अगर इसको डिस्प्लेस करना है, मोशन कराना है, तो 10 kg को मूव कराना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ट्रांसले वो अपने जिसकी जितना ज्यादा ट्रांसलेशनल इनर्शिया होगी उसकी उतनी कम टेंडेंसी होगी मूव करने की, क्योंकि इनर्शिया क्या मेजर करता है? इनर्शिया ये मेजर करता है कि वो अपने स्टेट ऑफ चेंज मोशन को स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए कितना रिलक्टेंट है, कितना वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो वो रिलेक्टेंसी जो है वो इनर्शिया से पता चलती है। तो अगर ज्यादा मास होगा तो उसकी ट्रांसलेशनल इनर्शिया ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? उसको डिस्प्लेस करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा मेहनत या एफर्ट मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेम क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है या कम है, इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका रोटेशन उतना डिफिकल्ट होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका रोटेशन उतना इजी होगा उस गिवन एक्सिस के अबाउट। तो हम बोल सकते हैं जो मेजरमेंट हम मास से करते थे ट्रांसलेशन में, वो चीज हम करेंगे यहाँ पे रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। समझे कुछ? सर मतलब वो कितना रेजिस्ट कर पाता है उस रोटेशन अबाउट द एक्सिस? हाँ, रोटेशन के लिए कितना रिलक्टेंट है, कितना डिफिकल्ट है। किसी एक्सिस के अबाउट एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो सम 10 यूनिट्स आ रहा है, किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स वाले को रोटेट कराना इजी होगा। रोटेशनल इनर्शिया है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल इनर्शिया। सिर्फ मास हमारा डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं है कि कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो श्योर शॉट जो है उसको रोटेट कराना मुश्किल होगा, ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI/RI square. Yes. RI is the perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन कभी भी होगा तो एक्सिस का कंसीडरेशन जरूर दिमाग में आना चाहिए कि अबाउट विच एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है। तो सपोज कि कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इसका कि ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में मासेस लोकेटेड है। स्क्वायर के कॉर्नर पे है मासेस, ये m है, 2m है, m है और 2m है। x एक्सिस है, y एक्सिस है और इधर z एक्सिस है। z एक्सिस ऑब्वियसली प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये जो है स्क्वायर के साइड्स हैं। सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो उस एक्सिस के लिए हम ऐसे नोटेशन यूज करते हैं x एक्स मतलब x एक्सिस, कंप्लीट एक्सिस x एक्सिस डिनोट करना है तो x के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो x क्यों लिखेंगे? एक बार लिखने से तेज होगा। भाई एक बार लिख देना है, I(x(x), I(y(y), I(z(z) बताना। तो I(x(x) is the moment of inertia about x axis. I(y(y) is the moment of inertia y axis, I(z(z) is the moment of inertia z axis. तो I(x(x) सपोज फाइंड करना है तो कैलकुलेट करते रहोगे तुम भी। तो मान लो हम इंडिविजुअली मास को देखेंगे, इंडिविजुअली मास मान लो नंबरिंग कर दिया, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो I(x(x) 1 जो है वो तो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो 1m into 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। 2m भी x एक्सिस पे ही है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। 3 वाले पार्टिकल का मास है m और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²। 2m भी x एक्सिस से a डिस्टेंस पे है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m into a²। तो ये हो जाएगा 3ma² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
वाई एक्सिस के अबाउट इसी मास डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस हमारी ये है और इस पे अब वाई एक्सिस पे जो मास लाई कर रहे हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो 1 और 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो 1 का हो जाएगा 0, 2 का 2 अभी यहाँ से a डिस्टेंस पे है तो ये होगा 2m into a square, 2m into a square। 3 भी y से a डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना तो ये हो जाएगा m into a square प्लस ये 0, तो ये हो जाएगा 3m into a square। यस सर, ये चीज So what is the moment of inertia about z axis? 0। z axis के अबाउट, z axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, प्लेन में है और ये z axis है, यहाँ से z axis है। तो 1 जो है वो तो z axis पे ही लाई कर रहा है, 1, तो 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। 2m जो है वो a डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा 2m into a square। फिर m कितने डिस्टेंस पे भाई? m यहाँ आपने से 2m लिखा है, z सर अंडर रूट 2m में रूट 2 है का होल स्क्वायर इनटू है क्या 2m है। आपने 2m स्क्वायर कैसे लिखा है? 2m z एक्सिस z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 2m की? x एक्सिस पे लोकेटेड है तो x एक्सिस तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है, तो जो a है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे ये लाइन नहीं है, ये ऐसे एंगल सोच रहे हो भाई, जागो। z इज परपेंडिकुलर, z परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये प्लेन में m स्क्वायर होगा क्या है। सर? z एक्सिस के अलोंग 6m स्क्वायर होगा। हाँ 6m स्क्वायर, तो ये हो गया 2m into a स्क्वायर, 2m का इस 3 वाले पार्टिकल का लिखेंगे तो m into ये डिस्टेंस। अब ये जो डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ ये z एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, z एक्सिस 2 डायमेंशन में ऐसे दिखाएंगे ना, ये किधर ये तो ऐसे 0 हो गया, ये नहीं, ये m into प्लस m into रूट 2a का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, z एक्सिस यहाँ पे है और इस प्लेन में लोकेटेड है, तो रूट 2a डिस्टेंस हो जाएगी, तो रूट 2a का होल स्क्वायर और ये m into a स्क्वायर, ये हो गया m into a स्क्वायर। तो 3m स्क्वायर नहीं, ये 2m है ना, यहाँ पे 2m था। यस सर 2m है, 2m 6m स्क्वायर। 6m स्क्वायर, तो ये 2m, तो यहाँ से ये आ जाएगा आंसर इसका 6ma स्क्वायर। तो एक ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका डिफरेंट एक्सिस, मतलब ये सिस्टम है, अगर इसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या इनर्शिया मिलेगा, y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, z एक्सिस के अबाउट अगर इसका रोटेशन होगा तो क्या इनर्शिया होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, इसका z एक्सिस के अबाउट रोटेशन डिफिकल्ट होगा। सो z एक्सिस का वो आपने वैल्यूज जो आपने 2ma स्क्वायर जो लिया है सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मतलब विजुअलाइज नहीं हो रहा है। विजुअलाइज नहीं हो रहा है विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो यहाँ से ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी किसी एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। यहाँ से कैसे डिस्टेंस फाइंड करोगे, एक्स एक्सिस अगर मान लो कि हम टॉप से देखते हैं, इसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो ये एक्स और जेड है, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये जो है ये तो दिखाई नहीं देंगे, ये दोनों एक ही पे दिखाई देंगे, तो ये m और 2m तो यही दिखाई देगा। अगर y एक्सिस के लॉन्ग कोई ऑब्जर्वर देखता है तो ऐसे नीचे, तो 2m से डिस्टेंस तो यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें क्या डिस्टेंस होना सर, चाहिए। लेकिन वो सर वो z एक्सिस में कैसे काउंट आएगा, वो तो 0 होगा ना z एक्सिस के रिलेटिव, z एक्सिस के क्योंकि वो रिलेटिव, x में लाई करता है। अरे x पे लाई कर रहा है तो ये क्या है, ये तो इसका a00 है तो कोऑर्डिनेट है ना, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये ओरिजिन पे आ रहा है, ये 0 0 0, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लो,
यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब z एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पे होना चाहिए, x एक्सिस z एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे यस सर, उसमें तो फिर z कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है। z कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, डिस्टेंस से मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। z कोऑर्डिनेट नहीं है। mx वो सेंटर ऑफ मास नहीं हो रहा है कि m1 x1 m2 x2, ये डिस्टेंस चाहिए। तो उसकी लेंथ कितना है उस पॉइंट से, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये होगा 6m स्क्वायर। यस सर। तो नेक्स्ट का आंसर बताओ भाई। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर लेते हैं, डिस्टेंस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस पे थोड़ा ट्राई करो। m 2m and 3m, m 2m and 3m, और ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर है z एक्सिस। इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ स्मॉल a. Find the moment of inertia about x axis, y axis and z axis. Ixx, Iyy. Ixx, Iyy, Izz. नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, 1 2 3। 1 के लिए 0 क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, 2 के लिए भी 0 x एक्सिस पे लाई कर रहा है, 3 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, यस सर, 9ma स्क्वायर बाय 4 आता है। यस, a√3/2, a√3/2, ये 60 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a√3/2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3m मास इंटू a स्क्वायर a√3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 3/9/4, 9ma स्क्वायर बाई 4, 9ma स्क्वायर बाई 4। y में देखेंगे तो y एक्सिस पे जो लाई कर रहा है, जो मास एक्सिस पे लाई करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो ये y इसी पे लाई कर रहा है, ये हो जाएगा 0। 2m की डिस्टेंस 11 ma स्क्वायर बाय 4 और यहाँ से a/2 तो प्लस 3m इंटू a स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से 11ma स्क्वायर बाई 4। zz में क्या है, m का तो 0 ही हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जो लेंथ वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 2m भी a डिस्टेंस पे है, 3m भी a डिस्टेंस, 5ma स्क्वायर आ रहा है। 5ma स्क्वायर। यस अच्छा सब 5ma स्क्वायर। m समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, एक ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया if masses are located at the vertex of cube के वर्टेक्स ऑफ एक क्यूब है और क्यूब के वर्टेक्स पे मासेस लोकेटेड है, एक्सिस ऐसे है, ओरिजिन यहाँ पे है, हर कॉर्नर पे इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे इक्वल मास लोकेटेड है, इक्वल मास लोकेटेड है, और क्यूब की साइड लेंथ है स्मॉल a, मास इक्वल है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये x है, ये y है, ये z है। फाइंड MOI,
MOI की वैल्यू क्या आई? साइड लेंथ की सबकी इक्वल है, ए है। साइड लेंथ इक्वल है, साइड लेंथ इक्वल है। तो टोटल कितने तुम्हें चाहिए? मास एंड चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ बोलो। सर आई निकालने के बाद आंसर बोल रहे हैं ना, सब निकालने के बाद आंसर बोल रहे हैं। आई निकालने, आई एक्सिस कोई एक वैल्यू बताओ। 4 सर 8 m स्क्वायर। 8 m स्क्वायर, बहुत अच्छे, शाबाश। 6 m स्क्वायर। 6 ma स्क्वायर, ओके। तो तीनों में वही होगा। तीनों में क्या वही सर होगा? तीनों 6 में में, सेम ही 6 या 8? 6 8 m सर 8 m स्क्वायर। 8 m स्क्वायर तीनों में। 8 m स्क्वायर तीनों में, ये 6 m स्क्वायर तीनों में। ठीक है, दो उम्मीदवार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक, टोटल मासेस 8 हैं, क्यूब के वर्टेक्स 8 मासेस, पॉइंट मासेस हैं। एक्स एक्सिस अगर फाइंड करते तो दो मास तो एक्सिस पे ही लाई कर लेना, तो 2 तो 0 हो गया। बाकी दोनों के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाकी सबके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो यहां से अगर देखेंगे तो 8 में से 2 का 0 हुआ, बचा 6। और 6 में से ये देखेंगे तो ये मास ए पे डिस्टेंस पे है, ये ए डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाले हमें 4 टर्म मिलेंगे। तो ये दो तो 0 वाले हो गए, 2 टर्म। ए डिस्टेंस वाले मिले 4 टर्म, ma स्क्वायर इंटू 4, प्लस ये जो डायगोनल के अलोंग है, फेस डायगोनल, इन मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2a। तो एक का जो मोमेंट है m इंटू √2a का होल स्क्वायर इंटू ऐसे दो हो जाएंगे। तो 2 to 4 और 8। संदीप माहेश्वरी का आंसर पहली बार सही हुआ है मुझे लग रहा है। यस सर। 8 ma स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 8 ma स्क्वायर। जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक के अबाउट है, वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे एक्सिस के अबाउट है, सेम चीज होगी। तो यहाँ पे देखो आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, तीनों सेम है, तीनों सेम है। तो अगर कोई ऐसा जनरल स्टेटमेंट देता है कि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड ऑफ एनी रिजिड बॉडी मस्ट बी डिफरेंट, कोई जरूरी नहीं है। डिफरेंट भी आया है, डिफरेंट भी आया है, ठीक है, सेम भी आया, तीनों दो सेम एक डिफरेंट भी आया है। यहाँ पे दो सेम है, एक्स वाई सेम है, जेड डिफरेंट है। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही सेम है। तो किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ही होंगे, सेम ही होंगे। तो पहला तो एक यहाँ पे फिर से तुम्हारा विजुअलाइजेशन आ जाता है कि तुम सिमेट्री टाइप का अगर देख पाते हो कि एक एक्सिस के अबाउट जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे के अबाउट भी अगर वैसे ही है, तो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लोगे कि मास जैसे यहाँ पे क्यूब में देख लिया कि भाई इधर से रोटेट करने में जो जैसा होगा वैसे ही इधर से भी होगा, डिस्टेंसेस सब सेम है। तो सर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों में सेम होगा तो सर सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर में होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये अलग वैज्ञानिक हो रहा है, अब ये कोई जरूरी नहीं है, ये श्योर कोरिलेशन नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। हो सकता है इस केस में हो रहा है, तो तुम, ये तुम्हारा पर्सनल फन फैक्ट है, बट ये हमेशा नहीं है। सर वो उसका 8 ma स्क्वायर ही होगा या 9 होगा? 9 कैसे? 4 4 दो गए ma स्क्वायर और ये √2a वाले दो हैं,
तो √2a² m इंटू √2a², ऐसे दो टर्म है, ये दो मासेस हैं, टोटल 4 2 6 2 8 8 मासेस है, उसमें चला गया तो ये सर वो √2a क्यूबॉइडिकल वाला नहीं लेंगे तो फिर? कौन सा क्यूबॉइड? ये तो सारे नंबर सारे मासेस के हमने डिस्टेंस ले लिया ना यहाँ से। ये जो है a डिस्टेंस पे, ये a डिस्टेंस पे है, ये a डिस्टेंस पे है, ये a डिस्टेंस पे है और ये a डिस्टेंस पे है। ये 4 हो गए, हाँ सर ये ठीक दो है। 0 हो गए, ये हाँ 2 आ सर, गए। नेक्स्ट है, इसको जो है फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये m1 है, ये m2 है, 2 पॉइंट मासेस हैं और दोनों के बीच की सेपरेशन है वो स्मॉल d m1 and m2. Find the moment of inertia passing through center of mass. Find moment of inertia about an axis passing through center of mass of system. Two particles है, m1 m2 है, separated by distance d, passing through center of mass and perpendicular to the line joining the masses. सर m1 और m2 दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, m1 m2 है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे लोकेटेड होगा, तो इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। इसको अटेम्प्ट करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से सपोज जो हैवियर है उस साइड लाई करेगा, फिर उसके बाद हम लोग को डिस्टेंस पता चलने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना, डिस्टेंस r1 r2 फाइंड करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यहाँ से मान लो कुछ डिस्टेंस r1 होगा, यहाँ से डिस्टेंस r2 होगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन r1 प्लस r2 इज इक्वल टू d होगा। इन दोनों को यूज करके r1 r2 फाइंड कर लेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर करके ऐड कर देना। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ continuous mass distribution. अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें बताया कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के होते हैं। सेंटर ऑफ मास में बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूजफुल होगा वो, तो वहां पे हमारे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। लीनियर के लिए जो है लैम्डा इंटू DL होता है, सरफेस के लिए सिग्मा इंटू DA होता है और वॉल्यूम के लिए रो इंटू DB होता है। तो इस वो एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन वहां पे तो हम क्या लिखते थे, mi xdm by dm। यहाँ पे वो फॉर्मूला रिड्यूस होगा कि जो डिस्क्रीट पार्टिकल था, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए कैसे लिख दिया था, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए था समेशन ऑफ mr स्क्वायर, समेशन ऑफ mr स्क्वायर। सारे मासेस के लिए mr स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे। तो हमें सारे मासेस के लिए जितने भी डिस्क्रीट जहां पे मासेस हैं उसके लिए mr स्क्वायर करके सबको ऐड कर देना है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा था। अब कंटिन्यूअसली अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो जो डिस्क्रीट मास था उसको हम क्या रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा dm से, और उस dm की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो r स्क्वायर ही रहेगा, और समेशन जो है रिप्लेस हो जाएगा वो इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आइए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r स्क्वायर, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अब dm हमारा जिस टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे वैसे dm ले लेंगे और सारे एलिमेंट का r देख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मान लो पहले स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। थोड़ा ऊपर फिर से कर देंगे।
देख लो, एक बार क्या 2 बार देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis, passing through center and perpendicular to the plane of ring. एक्सिस जो है वो रिंग के सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये रिंग है और उस रिंग का कुछ मास और रेडियस है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन से जो है। इसकी रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है। अब अगर यूनिफॉर्म रिंग वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म रिंग में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म रिंग होगी तो हर एलिमेंट का मास सेम होगा, सारे डीएम का मास सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहीं पे हैवी होगा, कहीं पे लाइट होगा, कहीं हैवी होगा, लाइट होगा, ऐसे टाइप। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफेरेंस, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्मली कहीं कम कहीं ज्यादा इस टाइप से होगा। एक सेमी सर्किल हैवी होगा, दूसरा सेमी सर्किल लाइट होगा, ऐसे समझ सकते हो। तो अब इसमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मैं इसमें एक एलिमेंट ले लूंगा। बेसिक क्या है कि एलिमेंट वाइज लिख के सबको ऐड कर देना है, एलिमेंट वाइज लिखना है, उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से एक एलिमेंट मैंने यहाँ से ले लिया और इसका एलिमेंट है हो गया डीएम। ये मेरा एक छोटा सा एलिमेंट है डी। अब इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू आर स्क्वायर, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सारे एलिमेंट्स आर डिस्टेंस पे ही लोकेटेड है? सारे एलिमेंट आर डिस्टेंस पे ही हैं, सब तो सर्कमफेरेंस पे ही हैं। तो जितने भी डीएम है वो सबके लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वो सेम ही है। तो जब सेम है तो ये आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये डीएम हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब समेशन ऑफ डीएम मतलब टोटल मास। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मासूम इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर, बस mr स्क्वायर। अब ये जो है मतलब ये डायरेक्टली विजुअलाइज करने से समझ में आएगा कि हाँ भाई सारे मास तो आर ही डिस्टेंस पे हैं, तो सबका हम लिख सकते हैं mr स्क्वायर डायरेक्ट। अब अगर रिंग ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रिंग, क्या वो भी सेम होगा? भाई नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक तरफ हैवी होगा, एक तरफ लाइट होगा, बट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। अल्टीमेटली हम सारे मास को ऐड ही कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बोथ के लिए सेम होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर जब हम लोग एंटायर का जब कंसीडर कर रहे हैं तब, हाँ टोटल जो है m मास का दिया हुआ यूनिफॉर्म रिंग है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। m मास का नॉन यूनिफॉर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr। पर्टिकुलर पार्ट का लेंगे तो फिर वो दोनों का डिफरेंट होगा। हाँ पर्टिकुलर पार्ट का लेंगे तो डिफरेंट, पर्टिकुलर पार्ट का ही कोई पूछा हुआ है तो मास उसका अलग हो जाएगा ना। मास सेम ही है बट वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें अगर इसमें कंप्लीट रिंग ना होके कोई तुमसे एक सेक्शन पूछता है कि ये बताओ कि अच्छा सेमी सर्किल है और उसका मास अगर m है, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे सेमी सर्किल का मास दिया हुआ है m है, तो इसका पूछेगा कि यार इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सेमी सर्किल है ये, सेमी सर्किल है। अगर सेमी सर्किल है, इसकी रेडियस सेमी सर्कुलर रिंग है। तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, एक हाफ पार्ट लिया गया और उसका मास m है, r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो भाई ये भी विजुअलाइज करके वही होगा जो रिंग का होगा। यहाँ पे भी तुम एक डीएम लोगे, उस डीएम का जो लिखोगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। जब इंटीग्रेट करोगे तो सारा मास तो r ही डिस्टेंस पे है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर ही होगा। mr स्क्वायर।
मतलब या तो रिंग हो या रिंग का एक सेक्शन हो, एक आर्क हो, अगर उसकी रेडियस r है, मास m है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। रिंग यूनिफॉर्म हो, रिंग नॉन यूनिफॉर्म हो, एक सेक्शन हो, 60 डिग्री का सेक्शन हो, 60 डिग्री का आर्क हो, 90 डिग्री का आर्क हो, अगर उसकी रेडियस r है, मास m है, तो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो ये हाफ है, भाई टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, अगर हाफ दिया हुआ है कि हाफ का बताओ, तो मास हाफ हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. moment of inertia of a rod about its end. तो नेक्स्ट है moment of inertia of rod. तो moment of inertia फाइंड करने के लिए जैसे मान लो ऐसे फाइंड करना है कि ये कोई रॉड है और इसका moment of inertia मुझे फाइंड करना है एंड के about its end. It is an axis which is passing through the end of the rod and perpendicular to the length. इस टाइप की एक्सिस है, अगर उसको जो है रोटेट कराना है तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए अब एलिमेंट वाइज, अभी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स डिवाइड कर देते हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ पे हम डिवाइड करते थे x dx से, याद करोगे, जिसको याद नहीं आ रहा होगा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये जो है dx लेंथ लिया, अब इस dx लेंथ का मास क्या होगा, dm, इसका मास dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। Lambda dx. कैसे डीएम हो जाएगा dx। So हाँ, lambda yes, sir. dx. हाँ सर, यस सर। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अब इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। इसको पुट कर दिया, dm m/l dx। तो अब ये सब चीजें रिपीट होंगी भाई, सेंटर ऑफ मास में तुमने एफर्ट दिया होगा तो लिखने लोगे। तो यहाँ से अब लैम्डा dx कर दिया, ये हो गया। अब x की वैल्यू पूरे रॉड को कवर करना है, तो x की वैल्यू वैरिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 0, x 0 होगा तो ये 0 dm इधर to x. 0 टू l, 0 to x। 0 टू l कंप्लीट रॉड कवर करना है, हाँ सर। 0 Yes, टू sir. 0 टू l। 0 to l. तो ये हो जाएगा m/l x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू l, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन l³ by 3 I is equal to ml into l³ by 3